नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। पंजाब निकाय चुनाव में मतदान प्रक्रिया 14 फरवरी को पूरी हो चुकी है और आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा खुलने वाला है। मतगणना आज होगी जिसके बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले पंजाब में सियासी पारा हाई है। इस चुनाव में राज्य की 3 प्रमुख पार्टियां कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, जबकि बीजेपी ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन बीजेपी को कई जगहों पर उम्मीदवार भी नहीं मिले थे। इस चुनाव में कुल 9,222 उम्मीदवार शामिल हुए। राज्य में 117 स्थानीय निकायों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें से 109 नगर पालिका परिषद हैं और नगर पंचायत हैं, वहीं 8 नगर निगम शामिल हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि इस दौरान कुल 9,222 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है, जिसमें से 2,832 उम्मीदवार निर्दलीय, जो कि सबसे ज़्यादा हैं, 2,037 कांग्रेस के हैं और 1,606 आम आदमी पार्टी के हैं, 1,569 शिरोमणि अकाली दल और 1,003 महज 1,003 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस चुनावी रण में उतरे। और वहीं चुनावी रण की 8 नगर निगमों में अबोहर, भटिंडा, बटाला, कपूरथला, मोहाली, होशियारपुर, पठानकोट और मोगा का नाम शामिल है। चुनाव संपन्न हुए, कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली थी, कई जगहों पर हिंसा और फायरिंग जैसी घटनाएं भी सामने आई थी मतदान के दिन। लेकिन अब चुनाव परिणाम सामने आना है। चुनाव परिणाम से पहले जिस तरीके से लगातार विपक्षी दलों की तरफ से सरकार को, कांग्रेस सरकार को, कैप्टन सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है, तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। स्ट्रांग रूम में भी ईवीएम से भी छेड़छाड़ के आरोप कई जगहों पर लगाए गए हैं। लेकिन वहीं अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि स्ट्रांग रूम में कोई भी छेड़छाड़ कहीं भी नहीं हुई है और पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। लेकिन आज जब उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा खुलेगा तो किसके होंगे पवारा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले सियासी पारा पूरी तरह से हाई दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से विपक्षी दलों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जन विरोधी पार्टियों को जनता ने नकारा है और अपनी हार को देखकर के विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए मुख्य विपक्षी पार्टी अकाली दल, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, तो इनकी तरफ से भी लगातार कैप्टन सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बूथ कैप्चरिंग जैसे आरोप लगाए गए हैं, बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और तमाम तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से ये चुनाव संपन्न करवाया गया है वो ठीक नहीं है और लोकतंत्र की दुहाई देते हुए विरोधी दल नजर आए। लेकिन जिस तरीके से कुछ जगहों पर हिंसात्मक घटना सामने आई वो अपने आप में हैरान कर देने वाली रही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये मांग की जा रही थी चुनाव आयोग से कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती नहीं की गई और स्थानीय पुलिस प्रशासन को ही सुरक्षा के इंतजाम की पूरी जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी। और जब चुनाव संपन्न हुआ, लोगों में हालांकि काफ़ी उत्साह देखने को मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव काफ़ी अहम इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान नेता भी आवाज़ उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दो, बीजेपी की हार होगी तभी इस आंदोलन की जीत होगी। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी चुनावी रैलियां, चुनावी सभाएं करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन करने नहीं दिए गए। किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो किसान हैं, उन्होंने उनका हर जगह पर, जहां भी किसान नेता, जहां भी बीजेपी के नेता पहुंचते थे, वहां पर किसान नेता अपने समर्थकों को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के वहां पर पहुंच जाते थे और उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाता था। कई जगहों पर तो कार्यक्रमों को रद्द भी करना पड़ा। तो इस बार की ये निकाय चुनाव काफ़ी अहम इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन का मुद्दा एक अहम मुद्दा था। वो, उसका असर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर पड़ने वाला है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए जो बाकी दल हैं, चाहे उसमें कांग्रेस है या फिर अकाली दल या फिर आम आदमी पार्टी, इन तीनों में से जनता को कोई चुनना था। मनीष तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है, कब तक ये चुनाव परिणाम सामने आने शुरू हो जाएंगे, कब तक रुझान जो है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल
आपको बता दें, पंजाब की राजनीति में किसान आंदोलन का भी असर इस आज की मतगणना में हो सकता है। जो नतीजे आने वाले हैं किसान आंदोलन के बीच, पंजाब में 14 फरवरी को हुए आम निकाय चुनावों के नतीजे जो है आज घोषित हो रहे हैं। हर नगर निगम में 50 वार्ड हैं, जबकि नगर काउंसिल और नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं। वार्डों में चुनकर आने वाले जो काउंसलर हैं आगे चेयरमैन और मेयर का चुनाव करेंगे। पंजाब में 8 नगर निगमों के लिए 400 और 109 नगर परिषदों और पंचायतों के लिए 1902 सदस्य चुने जाएंगे। हालांकि बता दें कि नतीजे जो आने होंगे 9 बजे के बाद से शुरू हो जाएंगे और फिलहाल सभी जो पंजाब में पंजाब के जो निवासी हैं इस पर इनकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर रिजल्ट में क्या होगा। जी बिल्कुल, पंजाब के सियासी टेम्परेचर की अगर बात की जाए वरीश, तो क्या कुछ हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? वार पलटवार किया जा रहा है पक्ष और विपक्ष के बीच? जी बिल्कुल, वार पलटवार तो किया जा रहा है। इसमें ये भी है कि आज आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी जो है उम्मीद लगाए बैठी है, शिरोमणि अकाली दल उम्मीद लगाए बैठी है कि आज जीत हमारी ही होगी। लेकिन अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जीत किसकी होनी है। वो तो अभी मतलब कुछ 2-3 घंटों में तय हो जाएगा। क्लियर। जी मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन 117 स्थानीय निकायों पर 14 फरवरी को ये मतदान हुआ था और इससे पहले जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान भी कई जगहों पर अगर बात की जाए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अकाली दल और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के साथ भी उनकी भिड़ंत जो है वो कई जगहों पर देखने को मिली। लेकिन चुनाव के दिन भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई। पुख्ता इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के, लेकिन उसके बावजूद भी दर्जन भर से ज़्यादा घटनाएं इस तरीके की सामने आई अलग अलग जगहों से। और चुनाव संपन्न हुए, 60% से ज़्यादा वोट डाले गए, लगभग 63% वोट डाले गए। और उसके बाद अब वो दिन आज का जब सभी जो उम्मीदवार उनकी किस्मत का पिटारा आज खुलने वाला है। मोगा से सूरज मित्तल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सूरज, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? किस तरीके से उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं मतगणना से पहले शुरुआती दौर में देखने को मिल रही? बिल्कुल, मतदाता जो वहाँ पे उम्मीदवार है वहाँ पे पहुंचने लग गए। जो ITI मोका में केंद्र बनाया गया है जहाँ पे वोटों की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उम्मीदवार पहुंच गए हैं और वर्कर जो उनके साथी हैं वो भी वहाँ पे घुसना शुरू हो गए हैं। पुलिस की ओर से भी सख्त प्रबंध किए गए हैं। उन्हें जो ITI सेंटर बनाया गया है चुनाव की गिनती के लिए, उन्हें वहाँ से दूर रखा गया है। हालांकि वहाँ पे अभी तक कोई ऐसा माहौल नहीं है, गड़बड़ या कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी जो है भारी गिनती से समर्थन वहाँ पर पहुंचने लगे हैं। क्योंकि जो है में चुनाव 2 घंटे के बाद थोड़े नतीजे आने हो जाएंगे। इस वास्ते पार्टी का उम्मीदवार है जीता दिखाई दे रहा है और लोग जो हैं ये देखने के लिए बड़े बेसब्र हैं कि किस वास्ते किस उम्मीदवार की उनके समर्थन घरों में भी एक दूसरे से संपर्क कर देते हैं और वहाँ पर पहुँचने शुरू होते हैं। बिहार से उम्मीदवार और पुत्रों ने उसके हक में अपना पुत्र आज कब बिटाना खुलने जा रहा है जो है साफ होने लगते। जी बिल्कुल सूरज, क्योंकि जिस तरीके से आज किस्मत का ये पिटारा उम्मीदवारों के लिए आज खुलने वाला है, आज अहम दिन उम्मीदवारों के लिए है। लेकिन इससे पहले वार पलटवार की अगर बात की जाए, सियासी बयानबाजी की अगर बात की जाए, तो किस तरीके की बयानबाजी उम्मीदवार आपस में करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ आरोप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? देखो, बयानबाजी की बात की जाए तो सभी कांग्रेस पार्टी अपना जो है हमारी हमारी उम्मीदवार जो है सभी उम्मीदवार जो जीत प्राप्त करेंगे और एक बहुमत बनाकर मोका में नगर का जो मेयर उनका बनेगा। और दूसरी तरफ जो अकाली दल की पार्टी है उनके भी उम्मीदवार खड़े हैं। वो यही बात कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जो है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 4 साल सत्ता में आए वो हो गए हैं। लेकिन अकाली दल के समय जो नगर निगम के काउंसलर थे उन्होंने पूरा काम किया और शहर का विकास भी किया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई विकास नहीं किया गया और विकास की एक चीज भी हमें दिखाते तो वो मान जाएंगे। ये बात की सच भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अकाली दल की तरफ से जिले में बात की जाए, जहाँ में बात की जाए तो हुए हैं, लेकिन तो कांग्रेस की सरकार के समय मोका में कोई ज्यादा विकास के सामने नहीं आए। तो वो
एक दावे के साथ कह सके तो ये बड़ी चीज मुक्का में या कहीं और बनाई है, जिनको देख लोग उन तरफ आकर्षित हों। फिलहाल लोगों ने अपना जो है मतदान का प्रयोग कर चुके हैं। किस्मत का भी जो है तो आज खुलने जा रहा है, थोड़ी ही देर में जो गिनती शुरू होकर तो इस नतीजे सामने आने लग जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर राजनीतिक दलों की बात छोड़ दी जाए सूरज मित्तल, तो जो सामाजिक भाईचारा जो बना रहना चाहिए इन चुनावों के बाद भी, तो अगर आम लोगों की बात की जाए, आम लोगों में किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है इन चुनावों को लेकर के? देखो पिछले समय में 2 साल जो है जो कांग्रेस की सरकार के अभी यहाँ मौका में नगर निगम चुनाव जो 5 मार्च को पहले रद्द हो गई थी निगम की जो थी, तो उस समय जो आपने जो चलते जो राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो है नगर निगम पर अकाली दल का कब्जा था, लेकिन विकास के कार्य कहीं ना कहीं रुके थे। अकाली दल के खासतौर पर ठीक शादी ऊपर से जो है उन्हें माटी बंदी की जा रही काम में उन्हें रोका जा रहा है, उनके जो है बात जो करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, विकास के कार्यों को रोका जा रहा है। इसी खिंचोतान के तहत चलते विकास के कार्य रुक के रह गए थे और लोग भी काफी दुखी थे, क्योंकि छोटे छोटे काम जो लोगों को पार्षद से अपने काम गली सफाई का, गलियों नालियों का, टूटी सड़कों का या स्ट्रीट लाइटों का या आवारा पशुओं का आम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सूरज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो थोड़ी ही देर में मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी और साफ होना शुरू हो जाएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार, क्योंकि लगातार पक्ष और विपक्ष में चल रहा है वार पलटवार और एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और कांग्रेस ने पंजाब राज्य को बर्बाद करके रख दिया है। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा है कि अपनी हार को देख करके विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। तो वार पलटवार का ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अब ये फैसले की घड़ी जो है, क्योंकि अपना जो वोट देना था, जनता को जिसका चुनाव करना था वो किया जा चुका है, लेकिन अब मतगणना, अब फैसले की घड़ी है। आज ये फैसला हो जाएगा कि जनता को किसने अपने सराखों पर बैठाया है और किसको अब किसकी छुट्टी करने की जनता ने ठानी है, किसका चुनाव किया गया है। आज वो दिन है, आज मतगणना होनी है, थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। पंजाब निकाय चुनाव को लेकर के पंजाब का सियासी पारा हाई है। भारतीय जनता पार्टी का पूरे तरीके से कहीं ना कहीं बहिष्कार जो है वो देखने को मिल रहा है पंजाब भर में, लेकिन चुनाव में अब ये साफ हो जाएगा कि निकाय की जो जनता है वो क्या वो भी बीजेपी को नकार चुकी है। हालांकि अगर बात की जाए तो आधी सीटों पर बीजेपी को अपने उम्मीदवार ही नहीं मिले थे। बठिंडा से अमनदीप कौशल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का सियासी पारा फिलहाल देखने को मिल रहा है निकाय चुनाव को लेकर के? हेलो जी हाँ जी, अगर बात की जाए कारपोरेशन इलेक्शन जो 24 फरवरी को हुए उनका आज नतीजे सामने आने हैं और 9 बजे गिनती शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बठिंडा की बात करें, बठिंडा में 3 जगह यह गिनती होगी। बठिंडा के मासा रोड 2 सेंटर और पॉलिटेक्निक कॉलेज बीपीआर चौक पे। आज बाद दोपहर तक सभी नतीजे सामने आने की जो उम्मीद है और उसके बाद क्लियर हो जाएगा भी कौन सी पार्टी का बठिंडा नगर में मेयर बनेगा। जी, सुरक्षा व्यवस्था की अगर इंतजाम की बात की जाए अमनदीप, तो किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई? देखिए, वोटों की काउंटिंग को लेकर बड़े सुरक्षा जो प्रबंध किए गए हैं, तो पहले से ही पुलिस प्रशासन द्वारा जो विषय है पुलिस की देखरेख में रखी और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल तैनात किया गया था, वहां से भी फोर्स मंगवाई गई आज काउंटिंग के दिन। जी, और अगर बात की जाए वहां पर सियासी पार्टियों की, सियासी दलों की, उम्मीदवारों की, तो उनकी तरफ से किस तरीके से वार पलटवार किया जा रहा है? कौन अपने आप में ज्यादा आश्वस्त फिलहाल दिखाई दे रहा है? सियासी पार्टियों को तो आज सुबह से जो उम्मीदवार खड़े हुए उनके द्वारा धार्मिक स्थलों का जो स्थलों पर माथा टेका जा रहा है, क्योंकि आज नतीजे सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो कांग्रेस द्वारा दावेदारी की जा रही है कि बहुमत प्राप्त करेंगे और अपना मेयर बनाएंगे। जी, और अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के बारे में कोशिश की जाए कि किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन बीजेपी का रहने वाला है, उसको लेकर के बीजेपी नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इन पर जो है किसान आंदोलन का काफी असर देखने को मिला है, क्योंकि इनके उनके विरोध के चलते यह अपना प्रचार भी सही ढंग से नहीं कर पाए हैं और कुछ उम्मीदवार तो घर से ही निकले इनके विरोध के चलते। जहां तक बात की जाए सुरक्षा की, तो पुलिस द्वारा इन्हें बकायदा गनमैन दिए गए थे हथियारों के साथ, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं
अक्सर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में देखना तो मिल सकता है। जी जी, और क्योंकि अगर बात की जाए भटिंडा की, तो भटिंडा अकाली दल का गढ़ भी माना जाता रहा है। भले ही वहाँ पर अब जो विधायक हैं वहाँ से वित्त मंत्री है मनप्रीत बादल, लेकिन अकाली दल की अगर बात की जाए तो अकाली दल की तरफ से किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश की जा रही? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए फाइट की तो फाइट सिर्फ अकाली दल और कांग्रेस में ही देखने को मिल सकती है। और वही दूसरी ओर अकाली दल इस बात पर वोट मांगी थी, उन्होंने 10 सालों में बठिंडा का जो विकास किया है उसके नाम पर जो है लोग उनको वोट डालेंगे। और जी, रमनदीप, आम आदमी पार्टी की स्थिति के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता? आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इनके जो स्टेट इंचार्ज थे राघव चड्डा भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार के लिए बठिंडा आए थे। फिलहाल इनके द्वारा दावेदारी जरूर की जा रही है, परंतु यह फाइट में कहीं नजर नहीं आ रहे। जी अमनदीप, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर बात की जाए तो जो मतगणना को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, और ख़ासतौर पर उम्मीदवारों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं कि आखिरकार फैसला किसके हक में होगा। इस बात को लेकर के चिंता लगातार बढ़ी हुई है। चलिए बढ़ेगी अगली खबर की तरफ। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के अंदर कानून का डर और पुलिस का खौफ मानो खत्म होता जा रहा है। शायद इसी का परिणाम है कि दिल्ली में आए दिन बदमाश बेखौफ अंदाज में चोरी, लूटपाट और हत्या जैसी वारदातों को भी अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। अभी मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्याकांड का मामला शांत भी नहीं हुआ कि एक और घटना ऐसी ही सामने आ गई। अब मंगोलपुरी के ही एक्स ब्लॉक में एक नौजवान युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, और मृतक युवक की पहचान विकास के रूप में की गई है, जिसकी उम्र करीबन 18 साल की बताई जा रही है। और परिजनों के अनुसार विकास के कुछ दोस्तों ने ही पत्थर से कुचल करके उसकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और जानकारी के अनुसार विकास किसी शोरूम में काम करता था, और विकास के परिवार की माने तो उसे अपने काम से सैलरी मिली थी जो उसके पास थी, और वो अपने पिता से यही कहकर के निकला था कि मैं अपने लिए 2 जोड़ी जूते लेने के लिए जा रहा हूं। लेकिन वापस विकास नहीं बल्कि उसकी मौत की खबर आई। वो घर में इकलौता ही कमाने वाला था। विकास की मां कोठियों में जूठे बर्तन साफ करती है, घर का गुजर बसर इसी काम से करती है, और भाई और पिता बीमार रहते हैं। एक बहन भी है, उसकी शादी की भी अब चिंता परिवार वालों को सता रही है। इस हत्या का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें विकास के परिवार की माने तो विकास को कंधों पर उठा करके ले जाने वाला शख्स उसका दोस्त गोलू है, जिसने उसको वहां से उठा करके नाले में फेंका है और एक मलबे से भरा हुआ बोरा उस पर रखकर वहां से फरार हो गया। मामला ये हुआ है जी, वो जूते बदलने जा रहा था, अपने 2 जोड़ी जूते बदलने जा रहा था। कह रहा जी फटे हुए निकल गए। मैंने कितनी देर में आएगा? कह मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो जो है ये तनख्वाह लेके आया हुआ था 1 दिन पहले, पैसे इसकी जेब में थे, हमारे को दिए नहीं। तो भी इसके साथ के जो लड़के हैं, जैसे अरविंद है, राजपाल का लड़का, योगेश है, गोलू है, मोनू है, नोनू है, 12-13 लड़के का जो ग्रुप जो है, इन्होंने मिलके इसको बियर पिला के मारा पीटा करा। तो उसकी जब में पैसे नहीं निकले, क्या इन्होंने पहले ही निकाल लिए होंगे। इन्होंने मारा पीटी करके जो उसको होश में नहीं रहा, उसके जख्म हो गए, तो उसको कंधे पे रख के जो लेके नाली में फेंक दिया गया। उसको नाली में फेंक दिया तो फिर फिर चेहरे पे इस पर सिल्लियाँ मारी इसके, ताकि कोई पहचान ना सके। तो उस पर मलबे का कट्टा भर के इस पर बड़ा बड़ा कट्टा फेंक दिया जो नाले पे पड़े होते हैं, नाली के अंदर इसको फेंका। क्या काम करता था ये रात को 1:15 बजे की बात है। ये काम क्या करता था? ये ब्रोडी मॉल में सर्विस करता था, ये सेल्समैन का। तनख्वाह भी इसकी 12,000 या 14,000 रुपये के आसपास। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जिस तरीके से मंगोलपुरी में अब ये दूसरी घटना सामने आई है इस तरीके की कि जहां पर दोस्तों ने ही एक युवक की हत्या कर दी। देखिए विपिन भाई, जिस तरीके से बात करें रिंकू मर्डर केस की, तो वो अभी गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। दूसरी यानी कि परेशानियां वो भी खड़ी होगी, क्योंकि मंगोलपुरी के ही एस ब्लॉक के अंदर भी एक 18 साल के लड़के की उसके ही दोस्तों ने मौत उसे मौत के हवाले कर दिया। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ये दूसरी घटना जरूर बताई जा रही है, और जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि एक
शख्स लड़के को एक भागते हुए को उठाकर कंधे पर डालकर और उसे नाले के अंदर ले जाके वहां फेंक देता है और उसके ऊपर मलबे का कह सकते हैं कट्टा भरा हुआ रख देता है और कहीं ना कहीं नाले के अंदर से दबा देता है। मगर जब जिस तरीके से परिजनों की माने तो परिजनों के भी यही कहना है कि जो शख्स उस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है वो एक गोलू नाम का व्यक्ति है और जिसको उठाकर लेके जा रहा है वो अपने कंधे पे वो उनका बेटा विकास है। यानी कि विकास जो है वो उसको महीने की सैलरी मिली थी, ये एक शोरूम में काम करता था और उसको एक महीने की तनख्वाह मिली थी और वो तनख्वाह के द्वारा अपने कुछ 2 जोड़ी जूते लेने के लिए अपने परिवार से बोलकर गया था और जूते लेने के लिए गया था। मगर जब वो रात 2:30 बजे तक नहीं आया तो उसके पिताजी जो थे वो कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रहे थे और वो जब 2:30 बजे तक नहीं आया तो सुबह उसकी मौत की खबर आई। मगर जिस तरीके से परिजन का कहना है कि जो वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है जो शख्स जिसको वो उठा के लेके जा रहा है वो कहीं ना कहीं गोलू है और जिसको वो उठा के लेके गया है वो उसका बेटा विकास है। मगर जिस तरीके से बात करें घर की परिस्थिति की वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल बिगड़ चुकी है क्योंकि कमाने वाला एक लौता व्यक्ति जैसे रिंकू मर्डर केस के अंदर एक लौता व्यक्ति रिंकू था कमाने वाला, यहाँ पर भी कमाने वाला एक लौता व्यक्ति ही विकास था। क्योंकि जिस तरीके से बताई जा रहा है कि जो पिताजी हैं उसके वो बीमार रहते हैं और जो एक बड़ा भाई है वो भी बीमार रहता है तो दोनों का खर्चा जो है वो कहीं ना कहीं जो दवाइयों का खर्चा है वो विकास को ही उठाना पड़ता था। घर की सारी जिम्मेवारी जो थी वो विकास के ऊपर थी। मगर जो उसकी माता जी हैं वो घरों के अंदर कोठियों के अंदर जाकर एज ए बर्तन वगैरह साफ करने का काम करती थी और वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुजारा करती थी। मगर जिस तरीके से अब परेशानी बढ़ गई है क्योंकि अब कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसकी बहन भी है, एक शादी लायक है और वो भी कहीं ना कहीं उसकी शादी करानी है तो उसकी जिम्मेवारी अब कौन उठाएगा, क्योंकि पिता जो है वो बीमार रहते हैं, बड़ा भाई है वो भी बीमार रहता है। अब तो सारी जिम्मेवारी माताजी के ऊपर आ गई है और कहीं ना कहीं अब दिक्कतें बहुत ज्यादा है। मगर जिस तरीके से घटना घटी है उससे साफ जाहिर है जो दोस्तों के द्वारा ही की जा रही है तो कहीं ना कहीं चिंता जरूर होती है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस का डर बिल्कुल भी अब इसकी दिल्ली के अंदर नहीं रह गया है क्योंकि आए तीसरे दिन की घटना बन चुकी है। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं रोज देखने को मिलती है, चाहे वो रिंकू मर्डर केस के अंदर हो या फिर विकास मर्डर केस के अंदर हो, क्योंकि इसके अंदर भी एक दोस्त ने ही उठाकर उसको नाले के अंदर फेंका है और उसके ऊपर मुंह का उसके चेहरे के ऊपर मलबे का कह सकते वजन रखकर उसको दबाने की कोशिश की है। मगर साफ जाहिर है जो वीडियो क्लिप के अंदर देखने को मिला, क्योंकि रिंकू केस के अंदर भी कुछ वीडियो आई थी जिसके अंदर पुष्टि नहीं हो पाई थी और कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच को केस सौंप दिया गया। मगर जिस तरीके से बात करें अब जो एक्स ब्लॉक में जो इस तरीके से विकास की मौत हुई है उससे भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की मुश्किलें खड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मंगोलपुरी के अंदर ये दूसरी घटना है, अगर 1-2 घटनाएं और निकल के आती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की शर्मसार घटना सामने नजर आएगी। मगर जिस तरीके से बात करें आप विकास की, तो विकास की जो परिस्थिति की जो घर के कमाने वाला था वो बिगड़ चुकी है और कहीं ना कहीं अब घर की जो जिम्मेवारी होगी वो कैसे उसकी माताजी उठाएंगी और कैसे बेटी की शादी करेंगी, ये सारी चीज प्रक्रिया देखने वाली होगी। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है, लगातार सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है कि कहां से विकास को उठाया गया था और किस तरीके से रिंकू जो बताया जा रहा है ये बताया जा रहा है जब वो किस तरीके से लेके गया और कहां से लेके आया था। क्योंकि जिस तरीके से वो उठा के अपने कंधे पर नाले के अंदर डालता है तो वो कहीं ना कोई परिस्थिति जनी बनी हुई है। मगर दिल्ली पुलिस लगातार गोलू की भी कह सकते हैं जांच कर रही है कि गोलू कहां पर है, किस तरीके से उसको लेके आया था और कहां उसकी जो सैलरी थी वो कहां है, ये सारी जांच का विषय है अभी। जी बिल्कुल राजीव, अगर बात की जाए आरोपी गोलू की, तो क्या गोलू इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला अकेला शख्स है या फिर उसके साथ कुछ और भी लोग थे जो इस सीसीटीवी फुटेज में सामने नहीं आ पाए? क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए विकास की, तो विकास भागते हुए गिरता है तो उसके बाद उसके हाथ पैर भी काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पहले से ही अधमरी हालत में हो। तो इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें गोलू की, तो गोलू बिल्कुल अभी वीडियो के अंदर जो दिखाई दे रहा है तो वो एक लौता ही है और दूसरा विकास जो है वो कहीं ना कहीं पहले वो विकास को एक साइड से खींचता हुआ लेके आ रहा है। जो आपको गौर करा होगा देखिए कि सामने से पहले लेके आता है, उसके बाद में विकास फिर भागने की कोशिश करता है, फिर वो गिर जाता है, उसे उठाकर फिर गोलू उठाकर लेके जाता है और फिर नाले के अंदर फेंकता है। वहां पर जो एक कह सकते हैं जो विंडो से जो लगी हुई थी, यानी कि एक दुकान टाइप के या फिर कुछ जो खड़ा था जिसकी वजह से दिखाई नहीं दिया पूरा। मगर हाँ ये जरूर है जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है तो उससे कहीं ना कहीं दोस्तों के ऊपर ही शक खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से गोलू का नाम दिया जा रहा है कि गोलू है और खुद परिजनों ने उसे पहचाना है कि ये गोलू है और गोलू ने ही उसके विकास की कैसे मर्डर किया है। मगर जिस तरीके से और दोस्तों का नाम आ रहा है, मगर ये विकास और लोग दोस्तों के संपर्क में भी था और कहीं ना कहीं
सारी प्रक्रिया पुलिस अपनाएगी, और क्योंकि बाकी दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी, मगर गोलू अभी पुलिस की पकड़ से फरार है। जी जी, इस बारे में कोई जानकारी कि गोलू का कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो या फिर उसके परिजनों ने उसके बारे में कोई ऐसी जानकारी दी हो कि उसकी किस तरीके की मानसिक स्थिति थी? देखिए, बिल्कुल बताया जिस तरीके से बात करें गोलू की, तो गोलू की जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो अभी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, मगर हाँ पुलिस के जो आला अधिकारी होंगे यानी डीसीपी लेवल के जो अधिकारी होंगे वो ही इस केस के बारे में बता सकते हैं। मगर अभी गोलू की पड़ताल की जा रही है, गोलू को ढूंढा जाएगा, उसके बाद में ही पूछताछ की जाएगी कि गोलू ने किस तरीके की वारदात को अंजाम दिया था और इसके साथ साथ कितने लोग जो शामिल थे, क्योंकि इसके अंदर वीडियो के जो अंदर सीसीटीवी फुटेज के अंदर सिर्फ गोलू नजर आ रहा है या फिर विकास नजर आ रहा है, तीसरा व्यक्ति कोई नजर नहीं आ रहा। मगर कहीं ना कहीं ये आशंका यही है, जो परिजनों का कहना है कि इसके यार दोस्तों ने यानी कि और भी दोस्तों ने मिलकर इस तरीके की घटना की है। मगर जिस तरीके से गोलू जिस तरीके से विकास को पकड़ता है या फिर विकास जो भागने की कोशिश करता है, उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं ये या तो उसकी पहले पिटाई करी गई या फिर वो नशे की हालत में था जिसकी वजह से वो भाग भी नहीं पाया। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस तरीके से यार दोस्तों ने ही इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं सवालिया जरूर निशान खड़ा होता है कि यारी दोस्ती भी आज की डेट में किसी से की जा सकती है या नहीं की जा सकती, क्योंकि आज का पर विश्वास जो आज का विश्वास होना चाहिए लोगों का, वो विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के जो कह सकते हैं रुबाब था वो खत्म होता नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं क्रिमिनलों के जो हौसले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आए तीसरे दिन चैन स्नैचिंग हुई या मर्डर हुआ या फिर छीना झपटी हुई, इस तरीके की वारदात हर इलाके के अंदर नजर आती है। और पुलिस सिर्फ लकीर का फकीर वाली काम करती है कि यानी कि बात आकर सिर्फ खाना पूर्ति करती है, पुलिस को आ रहा है जो आरोपी है उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है, मगर उसके बाद सिर्फ वैसे का वैसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों की जरूर शक्ति दिखाई जाती है, मगर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जी जी, इसके अलावा अगर बात की जाए विकास की, तो क्या विकास का कोई झगड़ा हुआ था? परिवार वालों की तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, क्या पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी दी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें विकास की, तो विकास का कोई झगड़ा हुआ था ये नहीं वही पुष्टि हो पाई है, क्योंकि जिस तरीके से परिजनों का कहना है कि यार दोस्तों ने ही उसे मारा है, और कहीं ना कहीं जो गोलू को बताया जा रहा है कि ये वीडियो वाला व्यक्ति जो गोलू है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं यारी दोस्ती के अंदर क्योंकि कुछ ना कुछ कहा सुनी जनी हुई होगी जिस वजह से गोलू ने या फिर क्या कि विकास को मारा गया। क्योंकि रिंकू मर्डर केस के अंदर भी दोस्ती थी, और वो जो बर्थडे पार्टी के अंदर गए थे वहां पर भी यही चीज देखने को मिली थी। वहां पर भी ये नहीं पता लग पाया था क्या दुश्मनी क्या थी, क्योंकि जिस तरीके से परिजनों को क्या था कि नारेबाजी लगाता था, यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि यार दोस्तों ने ही उसको मारा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों के ऊपर इतना बड़ा शक आना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। मगर परिजन भी यही चाहेंगे कि उनकी जो बच्चों की यारी दोस्ती हो या फिर जो फ्रेंड सर्कल है उनका ऊपर विश्वास होना चाहिए। मगर जिस तरीके से अब विश्वास टूटता नजर आ रहा है, तो साफ जाहिर है कि यारी दोस्ती भी यानी कि जो फ्रेंड सर्कल है वो भी आज के डेट में विश्वास लायक नहीं रह गया है। जी जी, इसके अलावा अगर बात की जाए गोलू के परिजनों की, तो क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि उनका भी बेटा गायब है इस वारदात के बाद से? देखिए, बिल्कुल बताइए जिस तरीके से बात करें विकास के परिजनों की, जिस तरीके से आरोप लगाया है कि गोलू ही है और गोलू अभी पुलिस के पकड़ से फरार है, क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ भी रही है। यहाँ तक कि जो गोलू के परिजन है पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है, मगर अभी परिजनों का साफ तौर पर कुछ नहीं कहना है और ना ही वो जवाब देने के लिए सामने आए हैं पुलिस के पास। मगर हाँ, पुलिस ने जरूर उनसे पूछताछ की है, मगर अभी गोलू पुलिस की पकड़ से फरार है। जैसे ही गोलू पुलिस की पकड़ में आएगा और उससे फिर पूछताछ की जाएगी ये घटना किस तरीके से की गई और विकास से उसकी दुश्मनी थी या फिर किसी रंजिश के तहत किया गया था, या फिर जो सैलरी लेके आया था या उसको छीनने की कोशिश की गई थी, या फिर वो नशे की हालत में था, क्या मुद्दा था, ये तो बाद में पुलिस जांच में ही पता लग पाएगा। मगर अभी की परिस्थिति यही है कि मंगोलपुरी जैसे इलाके के अंदर इस तरीके की घटनाएं दूसरी होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। मगर दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी रिंकू मर्डर केस के अंदर भी कुछ कमी जो ज्वाइंट सीपी थे वो खुद उपस्थित हुए थे, यहाँ तक कि पूरे इलाके को एक छावनी के तौर पर बदला गया था, पुलिस व्यवस्था की गई थी, यहाँ तक कि क्राइम ब्रांच को किसी केस सौंप दिया। मगर उसी तरीके की दूसरी घटना होती है वो भी यार दोस्तों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि इलाके के अंदर अभी भी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, जिस तरीके की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। मगर जिस तरीके के वीडियो वायरल हुए यानी कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर स्पष्ट हुआ है कि इसके अंदर किसी एक जो उसका दोस्त है वो ही एक मर्डर करता है और कहीं ना कहीं नाले में ले जाके फेंक देता है, तो कहीं ना कहीं चिंता होना लाजमी है। मगर दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि मंगोलपुरी जैसे इलाके के अंदर पुलिस क्या काम कर रही है। जी इस पूरे मामले में क्या अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई खुलासा हुआ कि एक ही व्यक्ति की वजह से मौत हुई है या किस कारण से उसकी मौत हुई है?
देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो बिल्कुल कल दोपहर तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूर नहीं आ पाई थी, मगर शाम तक जैसे रिपोर्ट आई है तो वो पुलिस के पास है। पुलिस ने अभी उसका खुलासा नहीं किया है कि मरने का कारण क्या था, मगर हाँ ये जरूर है जिस तरीके से नाले के अंदर फेंका गया था और उसके मुंह पर जो मलबे का जो ढेर था वो लगा दिया गया था ताकि वो सांस भी ना ले सके और वो अंदर ही दब जाए। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके की घटना हुई है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। मगर इस तरीके की घटना ये मंगोलपुरी के अंदर दूसरी है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर शायद राजनीति दोबारा से हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रिंकू मर्डर केस के अंदर भी राजनीति देखने को मिली थी और देखना होगा इस केस के अंदर क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है, पुलिस के बाद जो कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो रिंकू को गोलू को जो अरेस्ट किया जाएगा वो देखना होगा किस तरीके का अरेस्ट किया जाता है और उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के अंदर ही खुलासा हो सकता है क्या इस घटना के अंदर भी उसके और दोस्त भी शामिल थे या फिर गोलू ही एक इकलौता जो कह सकते हैं मर्डर करने वाला था, क्या वो एक इकलौता ही था या फिर विकास से क्या रंजिश थी उसकी, ये तो पुलिस जांच में ही पता लग पाएगा। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार दिल्ली की अगर बात की जाए तो आपराधिक घटनाएं जो हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि दिल्ली में अब अपराधियों में कानून का खौफ शायद नहीं रह गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। बस्तर संभाग में अलग अलग जगहों पर 10 मुख्य मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग विचार रैली का आयोजन आज करेंगे और सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग पैदल आएंगे और मांगों को लेकर के गहन चर्चा की जाएगी। कांग्रेस को सरकार में आने से पहले के वादे याद दिलाने के लिए और केंद्र सरकार के किसान कानूनों के खिलाफ भी ये आंदोलन चल रहा है। मूलभूत मांगों को लेकर के भूमकाल बिगुल छिड़ेगा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा हजारों निर्दोष आदिवासी कथित नक्सली मामलों में जो गिरफ्तार किए गए जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे हैं। रोजगार देने या फिर बेरोजगारी भत्ते की ये लोग मांग कर रहे हैं। ये धरना जो है मुख्यतः 10 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसमें प्रमुख रूप से जैसे जो किसान विरोधी केंद्रीय कृषि बिल है उसको वापस लेने का इसमें एक प्रमुख मांग है। और दूसरा मांग है कि जैसा ने पिछले समय को जो कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि जैसा हमारी सरकार आएगी तो जो माओवादी के नाम से बंद है निर्दोष आदिवासियों को छोड़ा जाएगा, लेकिन 2 वर्ष हुआ अभी तक नहीं छोड़ा गया और बल्कि यानी आए दिन मतलब लोग जेल में बेचते हैं, आए दिन घटना होते हैं, ये एक मांग है। और प्रदेश सरकार ने भी वादा किया था कि जो सरकार नई सरकार बनी इस प्रदेश में पेशा कानून हम पूर्णतः लागू करेंगे, अभी तक नहीं किए। और साथ में मतलब इस प्रदेश के अंदर ये भी वादा किया गया था कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अगर नहीं दे पाने की स्थिति में हम 2,500 प्रति माह बेरोजगारों को भत्ता देंगे, ये भी नहीं रहेगा, ये भी एक मांग है। और साथ में मतलब यहाँ की इस हमारी इस धरना में इस मतलब प्रदर्शन में ये भी मांग है कि जैसा क्या है कि इस सुकमा जिले के अंदर से यानी कई मजदूर पलायन हो रहे हैं मतलब दूसरे प्रदेशों को। मुख्यतः मतलब इसमें क्या है जो रोज़गार गारंटी योजना के तहत जो रोज़गार मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारा एक कहना है कि रोज़गार गारंटी योजना में मजदूरों को नगद मजदूरी दिया जाए और प्रति दिन का मजदूरी 300 रुपया दिया जाए। माने इस तरह मतलब करीब 10 सूत्री मांग है। इसके अलावा जैसा ने बोधघाट का मामला है, नगरनार का मामला है और साथ में इस ज़िले के अंदर जो मूलभूत समस्या है जैसे पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बिजली की समस्या है, माने हर छत्तीसगढ़ के सुकमा में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। निश्चितकालीन हड़ताल 1 फरवरी से जारी है और आज विचार रैली का आयोजन किया जाना है जिसमें विचार विमर्श किया जाएगा और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। लगातार ये आंदोलन आदिवासी समाज की तरफ से और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग जो नक्सली गतिविधियों में शामिल पाए जाने की वजह से जेल में बंद है, गिरफ्तार किए गए थे। उनको लेकर के इन लोगों का ये कहना है कि वो कथित तौर पर नक्सली गतिविधियों में गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन वो आदिवासी समाज के लोग हैं और वो किसी भी नक्सली गतिविधि में शामिल नहीं थे, ऐसा इनका कहना है। और पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से उन पर ये आरोप लगाते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। उनको भी छुड़वाना इनकी मुख्य मांग है। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से देश भर में किसान कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं तो ये भी उन कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आदिवासी समाज और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उन
किसान कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है और उन कानूनों को वापस करने की मांग की जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस सरकार की बात की जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार है, सीएम भूपेश बघेल के नाम आज ये ज्ञापन भी सौंपेंगे। जो वादे कांग्रेस की तरफ से पहले किए गए थे उनको लेकर के उनको याद कराने के लिए ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो की जा रही है। एसडी राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। एसडी राज, क्या कुछ जानकारी है इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में? कम्युनिस्ट पार्टी और आदिवासी समाज की तरफ से ये लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे? जी हितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि बस्तर में आए दिन नक्सलियों की घटनाएं चलती रहती है, तो इसी को लेकर सबसे पहले सीपीआई जो ग्रामीणों के समर्थन में है और ग्रामीण जो सीपीआई पार्टी से समर्थन में अंदरूनी क्षेत्रों के जो ग्रामीण है, वो पिछले 1 तारीख से भूमकाल दिवस के उपलक्ष्य में उसके बाद से जो 1 तारीख से जो धरना प्रदर्शन बस्तर संभाग के हर जिले में कर रहे हैं और हर जिले में धरना प्रदर्शन जारी है इनका और रैली भी निकाला जा रहा है। वैसे ही कल सुकमा में भी इन लोगों ने रैली निकाला और धरना प्रदर्शन किया। उनका मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत मांगों को लेकर इन धरना को किया गया है। इसमें इन लोगों का सबसे पहला मांग ये है कि जो नक्सल गतिविधियों के नाम पे जिनको जेल में रखा गया है, उनको कांग्रेस सरकार द्वारा जब चुनाव का प्रचार किया गया था, जब वादा किया गया था कि अगर हमारा सरकार आता है तो हम इन जो नक्सल गतिविधियों में शामिल है करके झूठे वादे देकर झूठे केस में इनको फंसाया गया और ऐसे लोगों को जो अंदर रखा गया है नक्सली घटनाओं को विलंब करके, तो उनको तो तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाएगा, जेल से बाहर निकाला जाएगा, ऐसा वादा किया गया था। तो 2 साल पूरा हो गया, इसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस मांग को लेकर। और जैसे कि बोट घाट परियोजना जो बस्तर में बन रही है, जिसमें लाखों हजारों घर जो पानी में डूब जाएंगे और उसके बाद वहां से घर बेघर हो जाएंगे, जो वहाँ के ग्रामीण लोग दूसरे शहर में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इस मामले को लेकर। और तीसरा मामला इनका ये था नगरनार स्टील प्लांट, जो जहाँ पे यहाँ पे इनको काम दिया, ग्रामीणों को काम दिया जाएगा कहकर वहाँ पे प्लांट लगाया गया था। उसके बाद जब वहाँ प्लांट लगने के बाद जब ग्रामीणों को काम नहीं दिया गया और उसके बाद दूसरे कंपनियों को बेचा गया, तो इसलिए इस मांगों को लेकर ऐसे कई मांगों को लेकर सीपीआई जो सामने आई है और ग्रामीणों को साथ में लेकर हर जिले में आंदोलन कर रही है, हर जिले में रैली निकाल रही है और हर जिले में कलेक्टर को जाकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब उसके बाद वहाँ सीपीआई के नेता अब ये भी कह रहे हैं कि अब कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम सीधा सीएम भूपेश बघेल के पास जाएंगे और रायपुर में भी धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां पे सभी जिला मुख्यालय के सभी लोग जाकर वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे। और देखना यह है कि अगर इतना सब होने के बाद कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोई ना कोई कदम उठाया जाता है कि नहीं उठाया जाता, देखना यह है। और इन सीपीआई के नेताओं का कहना यह है कि जब तक हमारी इन मांगों को पूर्ण रूप से सहयोग नहीं दिया जाएगा, समर्थन नहीं दिया जाएगा, तो हम धरना प्रदर्शन और इस तरह के आंदोलन करते ही रहेंगे। जी, अगर बात की जाए कम्युनिस्ट पार्टी की, तो क्योंकि लगातार दोनों सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल उनकी चल रही है, तो इसको लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जो समर्थन मिल रहा है सीपीआई के द्वारा, तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी इनका कहीं ना कहीं बात को सुनना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग के जो समर्थन सीपीआई दे रही है, तो सीपीआई बहुत बड़ी पार्टी कहा जाती है बस्तर संभाग में और अंदरूनी क्षेत्र में इसकी पकड़ है पार्टी की बहुत अच्छी है। और सीपीआई पार्टी आए दिन अंदरूनी क्षेत्रों के मामलों को ही लेकर बाहर आते हैं और जिला मुख्यालय और बड़े आला अधिकारियों के पास लेके आते हैं और ग्रामीणों का अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो सीपीआई पार्टी अंदरूनी क्षेत्र में जाके उनका सलाह मशवरा भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले इससे पहले भी हुए थे कि जो सीपीआई पार्टी अंदरूनी ग्रामीणों को जाकर समझाइश देकर भी शासन का सहयोग किया गया था। तो अब ये देखने में प्रशासन तो सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक यहाँ के मुखिया जो है भूपेश बघेल जी, उनका जब तक आदेश नहीं आएगा, इनकी जो रणनीतियां हैं इसमें, तो तब तक यहाँ जो शासन प्रशासन के आला अधिकारी लोग भी अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी एसडी राज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो कथित तौर पर नक्सली गतिविधियों में शामिल होने की वजह से जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई की मांग ये कम्युनिस्ट पार्टी और आदिवासी समाज की तरफ से लगातार की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के सियासी बारह पहले ही आई है, लेकिन इस बीच अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई, जिसे लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश जरूर की है। बैठक को लेकर के उन्होंने कहा है कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, हमारी पहले भी मुंबई में मुलाकात होती रही है। उन्होंने ये बताया है कि हमने साथ में नाश्ता किया है
और वहीं सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले मिथुन चक्रवर्ती पार्टी में शामिल हो जाएं। बता दें कि मोहन भागवत मुंबई स्थित मिथुन चक्रवर्ती के आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और वहीं मिथुन चक्रवर्ती लेफ्ट के करीबी भी माने जाते हैं। इस बैठक के बाद चुनावी दहलीज पर खड़े पश्चिम बंगाल में सियासी सुगबुगाहट का दौर शुरू हो गया है और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की अपील भी की है। मेरे साथ उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशन है और बहुत गहरा रिलेशन है स्पिरिचुअल। वो पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आए तो आप मेरे पे घर आऊँगा। तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आए, वो भी बॉम्बे में थे, तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। और जब घर आए किसी को इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार तो करते ही होंगे और फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। फिर आए, बोला कि नागपुर सबको लेके आओ, तो इसीलिए एक ही बात है और कुछ भी ब्रेकफास्ट किए। नो राजनीति नथिंग, इसको जोड़िए हमारे जी इसीलिए क्लैरिफिकेशन कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, तो ऐसे में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है कि मिथुन दा वहाँ पे अब लगाते रहो, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं है। वहाँ पे सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की है मोहन भागवत ने और उसको लेकर के अब लगातार ये अटकलें, क्योंकि सियासी गतिविधियों में शामिल रहे हैं पहले भी मिथुन चक्रवर्ती, और अब ऐसे में एक बार फिर से ये कयास लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और ऐसे में बंगाल में बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती साफ तौर से इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि ऐसे कोई भी कयास ना लगाए जाए, ऐसी अटकलें ना लगाई जाएँ। ये मुलाकात महज एक शिष्टाचार मुलाकात थी और क्योंकि उन्होंने पहले उनको बुलाया था, इसीलिए मोहन भागवत उनके घर पर पहुंचे थे। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती से मोहन भागवत की मुलाकात हुई है उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने ये साफ किया कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी की तरफ से भी ये खबरें सामने आ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं तो बंगाल में बीजेपी को फायदा हो जाएगा। जी देखिए, पश्चिम बंगाल में 2021 का जो है चुनाव होने वाला है। ऐसे में जिस तरह से सियासी गलियारों में हलचल मची है, उसको लेकर अब तमाम तरह के बयानबाजियां जो है सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने डांस मास्टर मिथुन चक्रवर्ती से उनके घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात का महज ये कारण बताया गया कि सिर्फ एक ब्रेकफास्ट के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने उनको दावत दी थी। ये दावत 2019 की दी गई थी, जिसके तहत जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में पधारे, उसके बाद उनसे मुलाकात की, उनके साथ ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद तमाम तरह की जो है सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिली। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की हलचलों का जो है सामना करा तमाम नेताओं को। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि बीजेपी ये चाहती है कि मिथुन चक्रवर्ती पार्टी में शामिल हों, तो वहीं क्या आधिकारिक रूप से बीजेपी के किसी नेता ने इस बात की पुष्टि की है? देखिए, ये सिर्फ कवास लगाया जा रहा है, अभी तक कोई अधिकारी बयान नहीं आया है। जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती ने खुद अपना स्टैंड क्लियर करते हुए साफ तौर पे कहा है, ये सिर्फ हमारा मोहन भागवत जी का प्रेम था। प्रेम की वजह से वो 2019 में जब वो नागपुर में शूटिंग के दौरान मुलाकात हुई थी, इस दौरान उन्होंने कहा था कि जब आप मुंबई में आइए, हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आइए, बस यही महज कारण था। उन्होंने हमारे घर आए और हमारे साथ ब्रेकफास्ट किए। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि मिथुन चक्रवर्ती को बताया गया कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उसको लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस तरह की कोई बातें नहीं है, जो भी बातें हो रही है वो कहीं न कहीं गलत है। अगर इस तरह से चीजें होती है तो जाहिर तौर पर मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। जी सत्यप्रकाश, इसके अलावा चुनाव लड़ने पर अगर आपकी बातचीत हुई हो मिथुन चक्रवर्ती से या फिर उनके किसी करीबी से, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में या फिर राजनीति में नहीं आना चाहते? देखिए, इधर मैं आपको बता दें कि कोई भी बड़ा नेता या अभिनेता इस तरह के अगर मौका मिलता है तो वो भुनाना बिल्कुल नहीं चाहेगा। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती फिल्मी दुनिया के एक बड़े सितारे हैं।
जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार एक कोशिश कर रही है कि उनकी सरकार, उनकी सत्ता कायम हो जाए, उसको लेकर इस तरह से माना जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती आने वाले समय में एक बड़े नेता के तौर पे पश्चिम बंगाल में उभर सकते हैं। जी, लेकिन इस बारे में उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई अभी तक। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अगर मौका मिलता है तो जाहिर तौर पर इस तरह से चीजें कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कल की मुलाकात हुई है उसको लिए उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि यह मुलाकात महज एक औपचारिक है और हमारा निमंत्रण, हमारा प्रेम था जो मोहन भागवत जी हमारे घर आए और हमारे साथ नाश्ता किया और चले गए। तो ऐसे में इसको राजनीति से जोड़ना बेहद गलत होगा। जी सत्यप्रकाश, भले ही आरएसएस से कोई चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन बीजेपी में जितने भी बड़े नेता हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और ये भी कहा जाता है कि आरएसएस ही जो सारे फैसले भारतीय जनता पार्टी के लिए वो लेती है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए, किसी बीजेपी के नेता ने, किसी स्थानीय नेता ने मिथुन चक्रवर्ती से इससे पहले मुलाकात की हो, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, इधर सबसे पहले आपको बता दें आरएसएस के बारे में, आरएसएस का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, वो हिंदुत्व को पूरी तरह से लेकर चलती है। ऐसे में जो भी पार्टी हिंदुत्व को कायम रखती है, हिंदुत्व को लेकर चलती है, आरएसएस उनका समर्थन देती है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं लेकिन औपचारिक तौर पे जरूर देती है। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी लगातार पूरे देश में हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रही है, उसका सपोर्ट करना या मदद करना आरएसएस पहले से तय है। अब ऐसे में जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आरएसएस ही वो भूमिका निभाती है जहां सरकार बनानी होती है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी एक दांव खेल सकती है कि मोहन भागवत को आगे करके मिथुन चक्रवर्ती को जो है इस तरह से तैयार करना या उनकी मंशा को जानना, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में इस पर एक बड़ा फैसला आ सकता है। जी, इसके अलावा अगर मोहन भागवत ने जिस तरीके से मुलाकात की है, तो मोहन भागवत की तरफ से कोई पूरी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर, इस मुलाकात को लेकर के उन्होंने कोई बयान दिया हो? देखिए, मोहन भागवत जी की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही है कि मोहन भागवत जी मिथुन चक्रवर्ती से इसी सिलसिले में मिलने गए थे कि आने वाले समय में जब चुनाव आएगा तो उसमें किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, यानी कि बीजेपी की पश्चिम बंगाल में किस तरह से मदद कर सकते हैं, इसको लेकर आंकड़ा लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। तो लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर के सियासी पारा हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी बीच अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात हुई है मोहन भागवत की और उसको लेकर के अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने खुद इस बात से इनकार किया है कि ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं थी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया है। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति ने यह निर्देश दिया है कि डॉक्टर किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल नहीं रहेंगी। राष्ट्रपति ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया है। और बता दें कि पुडुचेरी में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होना है। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश में ये अहम बदलाव हुआ है। बता दें कि किरण बेदी 29 मई 2016 को पुडुचेरी की उपराज्यपाल नियुक्त की गई थी। इससे पहले 10 फरवरी को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी और मांग की थी कि उपराज्यपाल किरण बेदी को वापस बुलाया जाए। नारायणसामी का ये आरोप था कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार के प्रस्तावों के क्रियान्वयन में अवरोध पैदा कर रहे हैं। राजीव रंजन राय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। राजीव जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू हितेंद्र जी। जी राजीव जी, किस तरीके से क्या कुछ समझा जाए, किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाया गया है, अब उनको क्या कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर पुडुचेरी की राजनीतिक हालात जो हैं उसको लेकर के किस तरीके से ये अहम फैसला है? ये हितेंद्र जी, मुझे लगता है कि इसको आपने जैसा बहुत ही सही तरीके से ऑब्जर्व किया कि वहाँ का अभी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया हो, हम ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि आप देखेंगे कि ओवर द ईयर्स किरण बेदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खास मतलब एक एसेट के रूप में प्रूव नहीं हो पा रही थी और उनकी वजह से पार्टी को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। परेशानी इन द सेंस दैट की एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था। लेकिन एक बात यह भी है कि किरण बेदी को देखिए पंजाब इलेक्शन के को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है।
आप किरण बेदी के बारे में जितनी भी हम बातें कर लें उनको, बट एक चीज है कि उनका एक आइकनिक इमेज है देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर होने के नाते, और बहुत ही दबंग आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक वैल्यू और इम्पोर्टेंस है। और आज की तारीख में हितेंद्र, जब हम पंजाब की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चूंकि अकेले चुनाव लड़ने जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके लिए कोई भूमिका हो। अभी शायद ज्यादा कुछ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा ही लगता है हितेंद्र। जी बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन को लेकर के विरोध चल रहा है, पूरी तरीके से बीजेपी का बहिष्कार किया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं को सभाएं नहीं करने दी जा रही, उसको लेकर के क्या अब अगर किरण बेदी को पंजाब में भेजा भी जाता है तो क्या आपको लगता है कि स्थिति सुधर पाएगी? बीजेपी के प्रति लोगों का रुख जो है वो फिर से सामान्य हो पाएगा जब तक ये कृषि कानून लागू रहेंगे? हितेंद्र, मुझे लगता है कि ये वाला जो फेज है, ये वाला फेज खत्म हो जाएगा, बिकॉज सरकार के पास मुझे लगता है कि एक और एक मात्र ऑप्शन है कि किसान की जो डिमांड्स है, आप उसकी डिमांड्स को जिस प्रकार से भी घुमा फिरा करके या इससे किसी भी तरीके से आपको उनकी डिमांड को मानना पड़ेगा, यानी कि इस इशू को एक पॉजिटिव नोट पे आप हमें कंक्लूड करनी पड़ेगी। और अगर वैसा हो जाता है तो फिर सारे इश्यूज अपने आप खत्म हो जाएंगे, और चुनाव में अभी काफी वक्त भी है और टाइम भी है, तो उस चीज को अभी फिलहाल प्रेजेंट कंटेक्स्ट में तो ये बड़ा रेलिवेंट है कि आप सही कह रहे हैं कि लोगों में एंगर है, भारतीय जनता पार्टी को ये फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं करने दिया जा रहा, उनके बायकॉट किए जा रहे हैं, तो वो कंटेक्चुअली और वो सही है, लेकिन ये प्रोलॉन्ग करेगा बहुत दिनों तक, उस बारे में मुझे थोड़ा अभी डाउट है। और अगर पुडुचेरी की बात की जाए, क्योंकि वहाँ उपराज्यपाल थी किरण बेदी अभी तक, लेकिन वी नारायणसामी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति से मुलाकात करके ये मांग की थी कि उनको वापस बुला जाए, इससे पहले भी जो दिल्ली में स्थिति देखने को मिलती थी, बार बार दिल्ली के सीएम उपराज्यपाल के खिलाफ धरने पर बैठते थे, वहाँ पर भी कुछ वैसा ही माहौल जो है वो बार बार देखने को मिल रहा था। और यही आरोप उन पर भी है, किरण बेदी पर, कि जो जनकल्याण की योजनाएं हैं उनको लागू नहीं होने दे रही थी, और इसी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति से शिकायत की। तो क्या उस शिकायत का ही असर माना जाए? ये हितेंद्र के लार्जर प्रॉब्लम है, और जिस बात की तरफ, इशू की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो हमारी पॉलिटिकल सेटअप की बहुत बड़ी खामी है। और वो चाहे किरण बेदी हो, चाहे कांग्रेस की वहाँ सरकार हो, कल बीजेपी की सरकार हो, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, उनके गवर्नर हो, व्यवहार उनका वैसा ही रहेगा। ये पॉलिटिकल एनमिटी जब ये सी ग्रेड में पहुंच जाता है तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो वहाँ आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर में तो ये कहता है कि जो राज्यपाल है वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और उसके कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इवन इफ आपके पास सर्टेन प्रोविजंस के तहत सर्टेन पावर्स भी हैं, उसको आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड यू विल यूज दैट, तो कभी कभी होता है। लेकिन आज की तारीख में आप देखते हैं कि गवर्नर भी एक पावर सेंटर गवर्नर हाउस बन जाता है, पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, हमारे यहाँ हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। तो गवर्नर को जो हाउस पावर है उसको सरकार जो केंद्र में होती है उसको अपने सुविधा अनुसार यूज करते हैं। कांग्रेस के टाइम में ये ट्रेडिशन शुरू हुआ और अभी तक ये चालू है। लेकिन राजीव जी, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले कहा कि बीजेपी को कोई ज़्यादा फायदा किरण बेदी से अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दिया, इस वजह से भी हटाया जा सकता है, और अब आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गतिरोध है वो सामने आता है पक्ष और विपक्ष में, अगर इस तरीके से जो पद दिए जाते हैं उनमें सामंजस्य नहीं बैठता है, तो यहाँ पर किस तरीके से समझा जाए कि बीजेपी का काम कर रही थी किरण बेदी या फिर अपने ही रवैये में थी? देखिए, किरण बेदी के कुछ अपने जो इनबिल्ट उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके पर्सनालिटी के कुछ इनबिल्ट प्रॉब्लम्स हैं, वो इस वजह से है कि वो एक ब्यूरोक्रेट है, और ब्यूरोक्रेट होने की वजह से पॉलिटिकल मैच्योरिटी वो आ भी जाती है, नहीं भी आती है, और कुछ आपके जो ओरिजिनल जो आपका बिहेवियरल इंस्टिंक्ट होता है उसको आप दबा भी नहीं सकते बियॉन्ड द पॉइंट, जो कि पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। राजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो किरण बेदी को फिलहाल उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह अब जो तेलंगाना की राज्यपाल हैं उनको अतिरिक्त प्रभार पुडुचेरी का सौंपा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।